मेरे समाजशील मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय द्वारा ये फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी 7 कार्यक्रम आपके देखने सुनने में आए होंगे। उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि कुछ तो संस्मरणात्मक थे, जैसे त्रिलोक दीप और प्रेम कुमार मणि ने संस्मरण सुनाए थे। फिर राकेश रेणु, शिवदयाल, सुरेंद्र नारायण यादव, देवेंद्र कुमार देवेश की आलोचकीय कृति आधारित आलोचनात्मक वक्तव्य भी आपने सुने। साथ ही कल्पना जी द्वारा रेणु की 2 कहानियों का बड़ा रोचक पाठ भी हुआ, वो भी आपने सुना ही होगा। आज इस रेणु प्रकरण, ये जो रेणु पर विचार यज्ञ हुआ कई दिनों का, उस यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है। मैंने जिस कृति का चुनाव किया है रेणु की औपन्यासिक प्रतिभा को देखने दिखाने के लिए, वह परती परिकथा नामक उनका उपन्यास है। मित्रों, आप सभी रेणु की रचनात्मक संवेदना के बारे में इस बुनियादी तथ्य से संवेदित हैं कि रेणु की जो कथात्मक संवेदना है वह ध्वन्यात्मक संवेदना है। क्या यथार्थ को, क्या मिथक को रेणु लगता है अपनी ध्वन्यात्मक संवेदना से ही पकड़ते और रचते भी हैं। चाहे लोक कथा हो, चाहे कोई करुण प्रसंग हो, चाहे हास्य प्रसंग हो, उन्हें वह दिखाई बाद में देता है, सुनाई पहले देता है। बल्कि कहना चाहिए कि सुनाई देते देते ही वह दिखाई भी देने लगता है। यह जो दृश्य श्रव्य गुणवत्ता है, ऑडियो विजुअल क्वालिटी है, यह ध्वन्यात्मकता रेणु की कथा भाषा की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा विभेदक विशेषता मुझे जान पड़ती है। दृश्य और श्रव्य गुणवत्ता दोनों एक साथ, यानी सिनेमैटिक गुणवत्ता। आप जरा कल्पना कीजिए मित्रों, जब पहली बार उसने कहा था नाम की कहानी अवतार हुआ होगा हिंदी में, पहली बार लोगों ने पढ़ा होगा उसे, क्या प्रभाव पड़ा होगा उसका? सर्वथा अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा होगा। उसकी जो ध्वन्यात्मकता है, उसकी जो चित्रात्मकता है, उसकी जो सजीव अंकन है परिवेश का, पात्रों का, तब तक हिंदी कहानी में उस तरह यह घटना घटी नहीं थी। उसने कहा था एक घटना थी जिसमें ऐसा ऑडियो विजुअल सेंसेशन, दृश्य श्रव्य गुणवत्ता में मूर्तिमान हुई हो कथा, ऐसा कथा रस हिंदी के पाठकों को पहली बार
उसमें मिला होगा। उन दिनों तो चित्रपट भी अवाक चित्रपट था। हिंदी की कहानी की भाषा में कहानी के माध्यम से एक सवाक चित्रपट की अवतारणा हुई हो, जैसे वैसा प्रभाव लोगों पर पड़ा होगा। स्वयं मैं अपने अनुभव को याद करूं, जब पहली बार मैंने ये कहानी पढ़ी थी, कैसा मुझे अनुभव हुआ था कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है। कहानी कहने का अंदाज ही बदल गया है। ऐसा बिल्कुल अपने सामने घटित होते देखना कहानी को, लोगों को एक नया, सर्वथा नया अनुभव था हिंदी कहानी के पाठकों के लिए। एक सवाक चित्रपट की ही जैसे अवतारणा हो गई उसने कहा था के माध्यम से। तो मानना पड़ता है मित्रों कि यह जो गुण है कथा भाषा का, कैसा गुण? वह गुण जो कि वस्तुओं को, परिवेश को, लोगों को उनके अपने सुर में, उनकी अपनी लय में मूर्त कर देने की सिद्धि, यह सिद्धि न तो विदेशी प्रभाव का मामला है, न उस चीज का जिसे कि बड़े चलता ढंग से आंचलिकता का नाम दे दिया गया। उससे एक आसानियत हो गई। आंचलिकता अपर्याप्त है उस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए। कथा सुनने, पढ़ने के उस अनुभव को दर्ज करने के लिए वह सर्वथा अपर्याप्त है। क्योंकि आंचलिक, यूँ देखिए तो बड़े बड़े लेखकों को याद करिए आप, टॉमस हार्डी अंग्रेजी के, एक खास अंचल है जहाँ ही उनके सारे पात्र, सारी कहानियों के पात्र, उपन्यासों के पात्र भी उस अंचल के हैं। तो वो क्या आंचलिक नहीं है? उसको तो कोई आंचलिक नहीं कहता, रीजनल लिटरेचर नहीं कहता, विश्व साहित्य है वो। तो ये एक आंचलिक कह करके जो आसानियत अंगीकार की गई, वो कहीं न कहीं उस जो नई घटना थी वो हिंदी कहानी में, उस घटना का महत्व धूमिल करने, अनजाने ही उसे अनदेखा करने जैसा बात है। ये जो अनुभव था उसने कहा को सुनने का, या कि बरसों बाद फिर फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों का जब अवतार हुआ, क्या चीज़ है वो, क्या गुणवत्ता है? वो ऐसी गुणवत्ता है जो कि कहीं न कहीं हमारी अपनी फितरत से, हिंदुस्तानी आख्यान की जो हमारी अपनी परंपरा है, अपनी ज़मीन है, उसी से जुड़ा होना चाहिए, जिसे व्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए आंचलिकता कदापि पर्याप्त नहीं है। सचमुच मित्रों, हमारी फितरत जो है वो यही है। क्या? देश में और काल में, स्पेस में और टाइम में, बहुत दूर दूर, बहुत अलग थलग पड़ी चीज़ों को भी जोड़ने, आपस में जोड़ने, आपस में घुलाने, मिलाने की जो गुणवत्ता है, जो तासीर है, जो विशेषता है, वो हमारी फितरत है। समाज के विभिन्न वर्गों को, मनुष्य को और मनुष्येतर जीवों को, मित्रों, हम केवल मानववादी नहीं हैं। पश्चिमी साहित्य की तो शुरुआत ही मानववाद से ही हुई है और वही उसका मुख्य स्वर रहा है, बल्कि एकमात्र स्वर रहा है। मानव के अलावा भी धरती पर चराचर जीव सत्ता है, उसका वैसा सीधा स्वाभाविक
रंग खिलता नहीं है। लेकिन अपने यहाँ तो समाज के विभिन्न वर्गों को ही नहीं, मनुष्य और मनुष्येतर जीवों को भी, यथार्थ और मिथक को भी आपस में जोड़ने वाली भाषा ही हमें कथा के लिए उपयुक्त भाषा लगती रही है। हिंदी कथा साहित्य में उसने कहा था कि बाद कई दिशाओं में जो आधुनिक कालगति है उसके साथ तालमेल बनाते हुए चलने का उपक्रम हुआ। प्रति परिकथा के साथ इस उपक्रम का मानो एक चक्र पूरा हो जाता है, या मैं यूं कहूं इस बात को कि एक चक्र पूरा हो गया, दूसरा चक्र आरंभ हो जाता है। प्रति परिकथा का आरंभ देखिए और उपसंहार देखिए, एक के बाद एक आवाजों के घेरे बनाती हुई उस सर्कुलर संरचना पर, वृत्ताकार संरचना पर ध्यान दीजिए, जिसका पहला ही वाक्य एक जैसे आवाहन किया जाता है ना, पुरखों का आवाहन करते हैं आप, चीज़ों का, वस्तुओं का आवाहन करते हैं, इन्वोकेशन जिसे कहते हैं। तो एक के बाद एक आवाज़ों के घेरे बनाती हुई ये जो वृत्ताकार संरचना है उस पर आप ध्यान दें। पहला ही वाक्य एक आवाहन है। किसका आवाहन? एक धरती का जो कि परती है, एक परती का, एक वेस्टलैंड का, उसका जो मिथिकल डायमेंशन है, मिथकीय आयाम है, कैसा आयाम जिसमें अभिशाप भी है और मुक्ति का संकेत भी बड़े सूक्ष्म ढंग से उसमें गुथा हुआ है। उपन्यास के अंत तक पहुंचते पहुंचते इस परती को साधने की और वो जिस तरह अभिशप्त है उस अभिशाप से उसे मुक्त करने की प्रक्रिया, वह भी मानो अपनी सफल परिणति पा लेती है। रेणु के ही शब्दों में आसन्न प्रसवा परती हंसकर करवट बदलती है। इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि उपन्यासकार की ध्वन्यात्मक संवेदना का कितना जबरदस्त योगदान है। अब हम देखते हैं इस संवेदना को प्रति परिकथा के संदर्भ में ही नहीं बल्कि रेणु के समग्र भावबोध से उसे जोड़कर देखते हैं हम। आप सभी ने उपन्यास पढ़ा है, बल्कि मैं तो मानकर चल रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने रेणु का समग्र साहित्य पढ़ा है। इस वर्ष जिस तरह की सक्रियता हमने देखी, किसी उपन्यासकार पर, कथाकार पर, किसी साहित्यकार पर इतने आयोजन, इतने उत्साहपूर्ण पहल नहीं हुई। इतनी पत्रिकाओं के ऐसे विशेषांक रेणु पर केंद्रित किए गए, और ये सब बिल्कुल, और ऐसी विकट परिस्थिति में, जबकि इस वक्त परिस्थिति बड़ी विकट है, लेकिन उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इतनी शिद्दत से रेणु को लोगों ने याद किया, इतनी तरह तरह से, इतने रंगों में याद किया गया रेणु को। शायद ये एक अनोखी घटना मुझे लगती है। आपको याद होगा कि इस उपन्यास में एक पढ़ा लिखा पागल है जिसका नाम है भिम्मल मामा। भिम्मल मामा, ये एक मोटी बही इनके पास है जिसमें ये गांव में घटने वाली हर घटना को अपने ढंग से दर्ज करते जाते हैं भिम्मल मामा। और एक और खूबी भी है भिम्मल मामा में कि वो नए नए शब्द गढ़ते हैं।
जो धीरे धीरे लोगों की जुबान पर भी चढ़ जाते हैं। दुखांत जैसे आप कहते हैं ना, ट्रेजिक, तो वो क्या कहते हैं, दुखदा एंड, दुखदा एंड। और सुखांत को सुखदा एंड नहीं कहते, बल्कि सुखदायक कहते हैं। इसी तरह इस उपन्यास में ही एक और चरित्र है जो कि घाट घाट घूम करके लोक कथाओं का संग्रह करता है। सुरपति राय नाम है उसका, लेकिन सुरपति राय को बिमल मामा क्या कहते हैं, कथा कलेक्टर कथा कलेक्टर नाम दिया है उसको। उसके टेप रिकॉर्डर को वो क्या कहते हैं, ये बनाया शब्द उसके लिए, धुन फीता बंद, धुन फीता बंद टेप रिकॉर्डर। इस उपन्यास में एक और पात्र आपको याद होगा, कॉमरेड दीनदयाल तिवारी, दीनदयाल तिवारी, जिन्हें डीडीटी कहलाना पसंद है, इसलिए कि नाम के अनुसार काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। और डीडीटी नाम में कुछ अर्थ है जो कि जाता है उनके कैरेक्टर के साथ, इसलिए ये डीडीटी जो है, दीनदयाल तिवारी कॉमरेड, जब एक दिन राजनीतिक लंगी देने उपन्यास के हीरो जित्तन बाबू के यहाँ जाता है तो उसे तर्ज पर भद्र मानुषी शब्द का प्रयोग करते सुनता है। तो उपन्यासकार के ही शब्दों में डीडीटी को जित्तन बाबू की भाषा की गुदगुदी लगती है। मगर डीडीटी को ही क्यों? कौन ऐसा पाठक होगा फणीश्वर नाथ रेणु नाम के कथा जादूगर का, जिसे कि रेणु के कथा पात्रों की, कह लीजिए स्वयं रेणु की ही भाषा की गुदगुदी नहीं लगती। बात सिर्फ गुदगुदी की नहीं है, मिमिक्री की भी है। वो मिमिक्री जिसके सबसे बड़े उस्ताद मनोहर श्याम जोशी पर आपने अभी अभी उन पर इतना अच्छा आयोजन देखा सुना। तो बात गुदगुदी की नहीं है, सिर्फ मिमिक्री की भी नहीं है, बात है करुण और हास्य, अपोजिट्स, विरोधी गुण है ये, रस है, करुण रस और हास्य रस। लेकिन करुण और हास्य का ऐसा मुरब्बा फणीश्वर नाथ रेणु बनाते हैं जैसा और आपको हिंदी कथा साहित्य में शायद ही दिखे अन्यत्र। तो बात जो है वो स्वयं भाषा के साथ, और भाषा के साथ ही क्यों, तमाम तरह की चीजों के साथ, लोगों के साथ लेखक का जो भावनात्मक संवेदात्मक संबंध है ना, जन्मजात स्वाभाविक सहज, उस संबंध की बात है। रेणु वस्तुओं के बारे में, विभूतियों के बारे में हमें बताने चलते हैं, बताने से पहले ही मानो वे वस्तुएं और विभूतियां खुद बोलना शुरू कर देती है। ये है जादू रेणु का, खुद बोलना शुरू कर देती है वे वस्तुएं। ऐसा प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। वस्तुओं का वर्णन या विश्लेषण करने के लिए जो एक दूरी चाहिए ना, जैसे वो दूरी ही लेखक को अखर रही हो, वो एकदम बिल्कुल एक जान हो जाना चाहता हो उनके साथ, इस तरह की उसकी फितरत है। तो वो अपनी भाषा के जादू से उन पात्रों को, चरित्रों को बुलाता है अपने पास, उन्हें छूता है, चाखता है, बांटता है, ऐसा किए बिना उससे रहा ही नहीं जाता। तो रेणु की कथा भाषा का जो असली रंग है, पहचान है, वो यही है, वस्तुओं को बुलाने वाली और वस्तुओं से ही बुलवाने वाली भाषा, वस्तुओं को छूने छुलाने वाली, आपस में घुलाने वाली भाषा रेणु की है। और यही भाषा रेणु की शक्ति है, और शायद कुछ आलोचकों की दृष्टि में यही उसकी सीमा भी हो सकती है।
गुण और अवगुण परस्पर मिले होते हैं जीवन में। रेणु वर्णन नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, ऐसा कौन कहेगा? ऐसी बात नहीं है, वर्णन भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं। दोनों काम करने की स्वाभाविक प्रतिभा उनमें है। जैसा कि हम अभी देखते हैं आपके साथ, अपने लोगों को लेकर के या देश काल की समस्याओं को लेकर के रेणु के पात्र अपने विचार भी जगह जगह प्रकट करते ही हैं। अब उनमें कौन से विचार रेणु के खुद के विचार होंगे, ये भांपना भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है। मगर उनकी मूल वृत्ति इस वर्णन विश्लेषण में या सोच विचार में रमने वाली वृत्ति नहीं है, मूल वृत्ति नहीं है उनकी ये। मूल वृत्ति क्या है? जैसा कि हम कह चुके हैं अभी, चीजों को आपस में जोड़ने घुलाने वाली, उनमें एक रागबंध स्थापित करने वाली वृत्ति है, जन्मजात वृत्ति। उनका भाव विस्तार भी राग विस्तार की तरह अनुभव होता है। हमें आप किसी गायक को सुनते हैं ना, जिस तरह से राग का विस्तार करता है, रेणु को पढ़ते हुए लगता है कि एक राग छिड़ गया और उस राग का अब इलेबोरेशन हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। लेकिन उसकी संरचना जो है वो शास्त्रीय संगीत की नहीं है। करते नहीं है ऐसा आप अनुभव रेणु के साथ? संगीत है, जबरदस्त संगीत है, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत वाली संरचना नहीं है, बल्कि लोक गाथा वाली, लोकगीत वाली संरचना है। पढ़ती परिकथा में जिस तरह से बूढ़ा भैंसवार है ना, वो कोसी महारानी की गाथा सुना रहा है, और कोसी महारानी की गाथा सुनाते हुए गायन के बीच बीच में वो टीका करके समझाता जाता है बात को। उसी तरह मित्रों, ये भी सच है कि रेणु का रचा हुआ संसार मुख्यतः ध्वनियों का संसार है। यथार्थ को ही क्यों, मिथक जिसे कहते हैं, मिथक को भी वो लगता है कि ध्वनियों के सहारे ही अनुभव करते हैं खुद, और ध्वनियों के सहारे ही उसे मूर्त कर देते हैं पाठक के सामने। उनके ज्यादातर पात्र अपनी आवाज से, अपनी टोन से ही परिभाषित होते हैं, मूर्त होते हैं। चाहे वो ताजमनी हो, चाहे दिल बहादुर हो, चाहे लुत्तो हो, चाहे बिम्बल मामा हो, सारे के सारे पात्र जो हैं, आपने जहां उपन्यास की दुनिया शुरू हुई और वो पात्र सामने आए आपके, उसके बाद वो आप उनको टोन, उसके एक शब्द बोलेंगे, वो उसी से समझ जाएंगे कौन बोल रहा है, नाम लिए बिना भी। ऐसी जबरदस्त अद्वैत होता है उनकी आवाज, उनकी टोन तथा उन चरित्रों के चरित्र, उनकी रंगत के बीच में ऐसा संबंध होता है। आपको लगेगा कि चरित्र चित्रण का ये भी एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा है। ये ध्वनि बिंब, ऑडिटरी सेंसिबिलिटी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ध्वनि संवेदना, किसी चरित्र का चित्रण करने का ये एक जबरदस्त नुस्खा है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई में ये प्रतिभा नहीं होती है कि आवाज को मूर्त कर दे, टोन को मूर्त कर दे। वो प्राकृतिक आवाजों का ही नहीं, कई तरह के जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं ना, उनका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, अनुकारी ध्वन्यांकन किए बिना हमारे इस कथाकार को, फणीश्वरनाथ रेणु को, का काम ही नहीं चलता। उनका स्वभाव है वो,
दुनिया को इसी तरह महसूस करते हैं, मनुष्यों को इसी तरह महसूस करते हैं। चराचर जगत के साथ उनका संबंध ही ऐसा है। खुद कथाकार रेणु की आवाज कैसी लगती है आपको? अभी कल ही मैं अपने कुमाऊनी अंचल के एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, गायन शैली में जबरदस्त, वो सुन रहा था। तो मैं सुनते सुनते उसको बिल्कुल एक जैसे दूसरे ही लोक में पहुंच गया, और किसी तरह से मैं उस वातावरण को और उस परिवेश को अपने भीतर जीवित होते इस तरह से महसूस नहीं कर सकता था। वह आवाज जैसे ही शुरू हुई, पूरा एक संसार मेरे सामने मूर्त हो गया, जो और किसी तरह से नहीं हो सकता था। तो रेणु की आवाज जो है वो एक लोक गायक जैसी आवाज जान पड़ती है। जब मैंने पहली बार फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा था, तो मुझ पर जो उसकी कैफियत जैसी मुझ पर तारी हुई, वो यही थी। क्योंकि मेरा संबंध, मेरे कान लोक गायन से, लोक कथाओं के, लोक गीतों से बहुत घनिष्ठ थे उस जमाने में, उस लड़कपन में। तो मुझे लगा जैसे ये सुख मुझे और कोई हिंदी कथाकार ने नहीं दिया। ये गजब की बात, ये जादू सिर्फ रेणु के यहाँ क्यों महसूस होता है? रेणु की कहानियां पढ़ते हुए वही जादू, वही जादू जो बिल्कुल जो असली लोक गायन होता है, लोकगीत होता है, उनके सचमुच वहीं के जानकारों, मर्मज्ञों, उनके गायकों की आवाज से जिस तरह से वो पूरा वातावरण मूर्त होता है ना, उसी तरह से। तो वही वो रेणु हिंदी कहानी में जैसे पहली बार ये जादू रेणु के माध्यम से प्रकट हुआ। आवाजों के घेरे पर घेरे बनाने वाली आवाज, जो अपनी लपेट में कथा स्थितियों को, पात्रों को, भावों को लेते लेते अंततः एक बहुत बड़े महाभाव में आपको लीन कर देती है। मानो वही उसकी प्रेरणा है लिखने की, और वही उसका उद्देश्य भी। कहानियां भी एक के बाद एक आपस में जुड़ती चली जाती हैं, जब तक कि वे एक बड़ी कहानी में अपना अर्थ और सायुज्य नहीं पा लेती है। क्या यह महज एक प्रायोजित संयोग है? क्या यह महज एक लटका भर है कि प्रतिपरि कथा की शुरुआत जिन फोक टेल्स से, जिन लोक गाथाओं से होती है, उपन्यास का समापन परानपुर के लोक मंच पर उन्हीं गाथाओं के अभिनय से, उन्हीं के इनेक्टमेंट से, सजीव प्रस्तुति से होता है। ऐसे आयोजन में जो कि समूचे गांव के हर मानव समुदाय को, हर वर्ग को रागाविष्ट कर देता है, सक्रिय कर देता है। आप प्रतिपरि कथा की उठान देखिए जरा, है ये उठान अपने, और तब आपके भीतर, बहुत भीतर दबे हुए, बालपन में सुने हुए या बाद में सुने हुए उन लोक गायक का जो आलाप होता है, उससे मिल जाएगा वो, क्योंकि सामान्यतः होता नहीं है साहित्यिक रचनाओं में। और देखेंगे आप लोक गायक के लंबे आलाप की तरह उक्ति पुनरुक्ति का मंत्रोच्चार सरीखा जो आवर्तन है, लौट लौट कर जो आवाज घेरे बनाती हुई आती है, यह है प्रतिपरि कथा की उठान। मैं पढ़ रहा हूँ किताब में से, उपन्यास में से, कैसे शुरुआत होती है। धूसर वीरान अंतहीन प्रांतर, पतिता भूमि पड़ती जमीन, वंध्या धरती, धरती नहीं धरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फैली हुई है बालूचरों की पंक्तियां।
इसके बाद भूगोल और इतिहास की थोड़ी सी टीका के बाद कथाकार फिर वही मंत्रोच्चारी लय पकड़ लेता है। मंत्रोच्चारी और आवाहनात्मक लय पकड़ लेता है। सुनिए, कच्छप सदृश भूमि, कछुआ पीठा जमीन, तंत्र साधकों से पूछिए ऐसी धरती के बारे में, वे कहेंगे असल स्थान वही है जहां कर सब कुछ साधा जा सकता है। कथा है, कथा होगी अवश्य, इस धरती की भी कथा होगी, व्यथा भरी कथा वंध्या धरती की। और मित्रों, आपने अनुभव किया होगा कि यह कथा सचमुच ध्वन्यात्मक ही है। तरह तरह के ध्वनि बिंबों को आमंत्रित करने वाली, झलकाने वाली, ज्यों का त्यों मूर्त अभिनीत चरितार्थ कर देने वाली। सबसे पहले बरसाती नदियों की कलकल, फिर बालूचरों के बीच चरने वाली हंसा चकवे की जोड़ी उसी कथा की एक कड़ी को दोहराती है। अनुकारी ध्वनियों से उसे मूर्त कर देता है कथाकार। कै 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 कै